यह कहकर वह बड़ी बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाके खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास आकर बोले, मैं जब तक जाऊं मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप को हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों की ही तो मुट्ठी से पकड़कर मसल दिया है। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी ने झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ, जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान क्या इन्हें सचमुच कोई भूषण रोग हो गया है? क्या मेरी दशा को ये और भी दारुण बनाना चाहते हैं? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों में अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे लिए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। आह, यह बात पहले नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ही ध्यान न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने वाला था। उसे ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सब के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते। मैं भी तो उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गट्टी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। मैं उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में खर्च होने के कारण उसे और ही यातना ही तो सहनी पड़ती है। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस से मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनिद्य छवि देखकर उसकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी मुंह जोर घोड़े की भांति निकली भाई हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकते हुए निर्मला भी खड़ी थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जनित विशाल भवन था, दूसरा टूटा फूटा खंडर। वह उस आईने की ओर देख न सके। अपनी ये हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती है। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो बहुत रुपए मिलेंगे। तोता, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती ना। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखरे पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर ग्लास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रख कर मनसाराम को दिए। मनसाराम खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है।
मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वही खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चल गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा लेते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से वह अब आने लगे हैं। तोताराम ने फिर कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है दीदी, दीदी से क्यों नहीं कहता। निर्मला ने वह बात प्रशंसा पाने की लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम ना था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान थे। उसमें वही उत्सुकता, वही आशावादिता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रफुल्लित होती रहती थी। संपत्ति सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती, अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। वह जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम और किसी लड़के की शिक्षा उन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिली थी। उन्हें उन विषय को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी और आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा कुछ न पढ़ते थे, उसका समय ही नहीं मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में वो मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ मेहनती भी था। खेल में बीएम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता था पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मानविक प्रश्न तो सूझे ही ना, जिनके उत्तर देने में एक चतुर लड़के को भी सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों से मनसाराम ने चुटकिया में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम ने जवानों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से ना बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कोई कमजोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता कि यह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं करता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते हैं। अंत में जब उन्होंने अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्त किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से पढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यो आवारा घूमना मुझे कभी कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के लिए सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लो, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब रागरा करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर आ रही है तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर रहे हो कि खेलने के सिवा और कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील हो, कोई हो, इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बहर मोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर के खपराइल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत करना एक आदमी ने नहीं की बल्कि कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात का विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिरा कर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जब से कहिए आप चला जाऊं और जब कहे आप मैं रुक जाऊं। वकील साहब ने कहा, तुम मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें तकलीफ ही क्या है? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ भी कोई नहीं है, और हो भी कैसे सकता हूँ? मैं तो सारे तकलीफ सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा, और अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है।